हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया जो कि आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था, यूपीएमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा। यहां पर जो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, जिसमें कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवालों को मैंने हल किया था। यहां आज हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी एक तो 6 अंक वाला प्रश्न, ठीक है, 6 अंक के प्रश्न और साथ में यहां पर 4 अंक के प्रश्न अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, उसको तो मैंने डिस्कस किया ही। तो इसका आज मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट है बेटा। यहां पर सेकेंड पार्ट है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉडल पेपर से हर साल हमने देखा है, मेरा जो अनुभव है, कम से कम 20, यहां पर अधिकतम 25 से 30 नंबर, कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पड़ जाता है। तो भैया अगर आपको पेपर दे दिया गया है और आपको कह दिया जाए कि अगर इसी में से प्रश्न आएगा तो क्या आप नहीं तैयार करेंगे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? सभी बच्चे 500 प्लस लाइक का टारगेट मैं रखता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लॉन्ग से शुरुआत करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है भैया। लॉन्ग क्वेश्चन का एकदम दायरा फिक्स होता है कि हाँ यहीं से आएगा। हम बात करते हैं यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वाकई में बहुत टेक्निक आसान होता है। आपको लगता है बहुत कठिन होता बहुत आसान है। हाँ चलिए, एक गोलाकार देखिए, इसमें अथवा करके बेटा, इसमें अथवा करके क्वेश्चन है। जैसे 5वें का आपको या तो ये करना है या अथवा करके ये करना। देखिए आप क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत लगाना शुरू कर दिए। पहले एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि दोनों में से आसान कौन है जो करना है, ठीक है, वो कैसा है भाई। इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ही सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें कि प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें क्या कर, इतना इजी क्वेश्चन, भले इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। इसको कॉन्सेप्ट देखिएगा, सॉल्यूशन देखेंगे और मैं इसमें आपके कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा भैया, और बहुत ही आसान है। इसमें समझिएगा, एक बर्तन जो कि एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का है, कुछ इस तरह से भैया, यानी ये हमारा एक शंकु है भैया। यहां पर समझिएगा, ये हमारा एक क्या है, एक शंकु है, उल्टा कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है ये। और इसका आप सभी को पता है कि जो शंकु का ऊपरी हिस्सा कहें अगर उल्टा है तो ऊपरी हिस्सा क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्ताकार होता है। अगर हम नीचे इसको ऐसे पलट दें तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, वृत्ताकार होता है। अगर वृत्ताकार होगा तो अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त होगा तो त्रिज्या भी होगी। मान लेते हैं बेटा यहाँ पर O है और ये A है और यहाँ पर क्या है, B है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा वैसे वैसे कर दीजिए। यानी यहां पर O यहां पर B कितना भैया, 8 सेंटीमीटर, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, त्रिज्या क्या होगा यहां पर अगर देखा जाए बेटा तो त्रिज्या क्या होगा, यहां पर R हमारा क्या हो जाएगा, R जो हो जाएगा बेटा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। R कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये R हमारा OA कहलाएगा, यही हमारा R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई समस्या नहीं। कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें पूरा का भैया पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, हम पानी भर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पानी पूरा नकानक भर दीजिए, यानी फूलम फूल कर दीजिए, ठीक है भैया। ये रहा पानी और एकदम हमने इसको कर दिया फूल, ठीक है। ये है हमारा पानी और पूरा भरा हुआ है, मेरी बात समझिएगा, यानी इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखिएगा सवाल, तो अगर इसमें ये पूरा चीज भरा हुआ है तो अगर हम कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी ने कहा कि ये पानी का कितना आयतन है,
ठीक है, इसमें पानी कितना है और पानी उतना ही होगा जितना इस शंकु का आयतन होगा भैया। तो शंकु का आयतन यानी पानी का अगर आयतन, कुल पानी का आयतन की बात करते हैं कि इसमें कुल कितना पानी है, कुल पानी का आयतन की हम बात करेंगे, पानी का आयतन इसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुल पानी का आयतन का मतलब है बेटा, ये देखिएगा, कुल पानी का आयतन का मतलब है शंकु का जितना आयतन होगा जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ठीक है, कुल पानी का आयतन का मतलब बेटा ये शंकु का आयतन, ठीक है। और शंकु का आयतन का फार्मूला बहुत ही आसान होता है, अगर आपको बेलन का पता है भैया, यहां पर हो जाता है बेटा ये 1/3, यहां पर पाई आर स्क्वायर एच, याद आ रहा है, ये होता है फार्मूला किसका, शंकु के आयतन का। अगर हम शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही तो इसमें पानी आएगा। तो अगर पानी का आयतन यानी कुल पानी कितना है भैया इसमें, तो हम वही तो उतना ही होगा जितना शंकु का आयतन होगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर हम इसको v, ठीक है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/3, क्लियर हुआ, ये हो जाएगा पाई r कितना है भैया 5, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहां पर 5 स्क्वायर, h कितना है भैया, h कितना है, यही तो हमारा h होता है, ये हमारा h का काम होता है, ये हो जाता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाता है 8, इसमें कोई समस्या, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 बटे 200, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेप नहीं खा रहे हैं, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 गुणते 8 यानी 25 बटे 200, यहाँ पर हो जाएगा 200/3 इंटू पाई, कितना हो जाएगा भाई, आयतन की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा, समझ में आया, किसी ने कहा सर इसमें पानी का आयतन तो नहीं पूछा है, यानी शंकु का आयतन पूछा ही नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब समझिएगा इसमें क्या कह रहा है ना कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें कि प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, शीशे की गोलियां, मान लीजिए छोटी छोटी इसमें गोलियां और सभी समान आकार की गोली डाला गया भैया, गोली का मतलब है कहीं न कहीं हमें गोला की बात कर रहा है, इसमें समान आकार की यानी सभी की त्रिज्या समान है, इसमें खूब ढेर सारी गोलियां डाली जा रही। तो अब बताइए कि अगर इसमें पानी पूरा भरा हुआ है और जैसे कुछ गोलियां डालेंगे पानी बाहर नहीं निकल जाएगा। इसका आयतन कितना है 200/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसमें हम कुछ भी डालेंगे, अब पानी भरा हुआ है तो पट से बाहर निकल जाएगा। आपने बचपन में सुना होगा कौवे जो पानी भैया उसमें घड़े में डाल के कंकड़ को पानी किस तरह से पीता है, आपने सुना होगा, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सवाल को समझिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ गोलियां डाली जा रही हैं जिसमें कि प्रत्येक का जो त्रिज्या है, यानी कहने का मतलब है भैया यहां पर ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है, प्रत्येक गोली की त्रिज्या है, प्रत्येक, ठीक है, गोली की त्रिज्या, मेरी बात समझिएगा, प्रत्येक गोली की त्रिज्या को हम यहां पर r' नाम दे देते हैं, वो कितना है भाई 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कई ढेर सारी गोलियां डाली जा रही है, तो इसमें से कह रहा है जैसे हम डाल रहे हैं भैया उसमें पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, यानी पानी कितना है 200/3 इंटू पाई सेंटीमीटर। पानी इसमें कितना भाई, पानी कितना है इसमें 200/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जा रहा है। मेरी बात समझ रहे, समझिएगा, अगर एक गोली का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तो एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, और एक गोली का जितना आयतन होगा ना वो आयतन के बराबर ही पानी डिस्प्लेस करता है, बाहर निकालेगा। यानी अगर बड़ी गोली रहेगी तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, छोटी गोली होगा तो ज्यादा कम पानी बाहर निकलेगा। कुल मिला के जो पानी बाहर निकलना कितना निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि गोली का आयतन कितना है। एक गोली का आयतन मान लीजिए, एक गोली का जो आयतन है, एक गोली का आयतन भैया इसमें, और गोली कहे या गोला एक ही बात है, कितना होता है फार्मूला 4/3 इंटू यहाँ पर हो जाता है बेटा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। याद आ रहा है, ये गोले का आयतन होता है। अरे गोला बचपन में खेले हैं ना, ये वाला कांचा, वही चीज है, ठीक है। तो एक गोली का आयतन कितना है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर देखा जाए तो
तो ये है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं 1/2, ठीक है बेटा 1/2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, वही मतलब है। अरे 0.5 का मतलब है आधा सेंटीमीटर, तो एक गोली का जो आयतन हो जाएगा भाई, एक गोली का जो आयतन होगा, यहां पर फिर से लिख लीजिएगा, एक गोली का जो आयतन है, एक गोली का जो आयतन है, एक गोली का आयतन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोली का जो आयतन हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ पर पाई, r³ का मतलब है बेटा 1/2 का यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर इसका जो हो जाएगा 4/3, यहां पर हो जाएगा बेटा पाई, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यहां पर हो जाएगा पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारा रेडियस सेंटीमीटर में है तो आयतन जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब समझिएगा, ये बताइए बेटा, यहां पर एक गोली का जो आयतन आया ना, वो आया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ऐसे करके कह रहा है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है, बर्तन में डाली गई शीशे की कितनी गोलियां बताना है। यानी ऐसे ऐसे कितनी गोलियां डाली गई, तो माना n गोलियां डाली गई, ठीक है, माना, ठीक है भैया, माना n गोलियां क्या है, इसमें क्या की गई, डाली गई, एक गोलियां क्या है, डाली गई, हमको नहीं पता है, डाली गई। तो भैया इसमें क्या है, अगर माना इसमें n गोलियां डाली गई और एक गोली का आयतन कितना है, पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक अगर इसमें 1 2 3 4 ने आपने n गोलियां डाल दिया है, इसलिए कुल, ठीक है बेटा, कुल जो है n गोलियों का जो आयतन हो जाएगा, n जो है गोलियों का जो आयतन हो जाएगा, n गोलियों का जो आयतन हो जाएगा भाई, n गोलियों का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा जितनी भी सारी इसमें गोलियां डाली गई हैं, n हमको नहीं पता है 2 डाली गई कि 4 डाली गई कि 5 डाली गई कि 6 डाली गई, तो हमको नहीं पता है, वही तो पूछ रहा है। तो अगर एक गोली का आयतन कितना बेटा पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने मान लिया कि इसमें, यानी इसमें n गोलियां डाली गई, तो यानी n गोलियों का जो आयतन हो जाएगा n इंटू पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही n गोलियों के आयतन के बराबर ही पानी तो बाहर निकलेगा। अगर इसमें पूरा n गोली आप डाल देंगे बेटा तो पानी बाहर निकलेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, नकानक भरा हुआ है भाई। और कितना आयतन बाहर निकल रहा है, यानी ये जो पहले कितना था 200/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1/4 भाग बाहर पानी निकल जा रहा है। इसका मतलब ये जो n गोलियों का टोटल आयतन है इसके 1/4 के बराबर होगा। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है भैया, इसको बस आपको ऐसे कर लेना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि हमारा कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो भाई जितनी गोलियों का आयतन होगा उतना ही निकलेगा ना, यानी n इंटू पाई/6, और इसका इसमें यानी पानी का जितना आयतन है, यानी इनडायरेक्ट रूप से यानी शंकु का आयतन का 1/4 निकल जा रहा है भैया। यानी 1/4 का मतलब है अगर 200/3 इंटू पाई का अगर आप बेटा 1/4 करेंगे, यानी 1/4 के बराबर पानी निकल जा रहा है। मेरी मतलब कहने का मतलब है कि अगर जितने गोलियों का यानी n गोलियों को टोटल आयतन ये, तो उतने के बराबर ही पानी तो बाहर निकलेगा, ठीक है। जितनी इसमें गोलियां होंगी उन पूरे गोलियों का जो आयतन होगा उतने ही क्या होगा। अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप टब में आप पानी को वो कर लें, इकट्ठा कर लेना, तो इसमें जितनी n गोलियां रहेंगी उसके आयतन के बराबर होगा, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। और साफ साफ देख रहे हैं प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, इसमें कोई समस्या नहीं भाई। 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, और यहां से 2 से काट देंगे 2 हो जाएगा, 2 को हम काट देंगे यहां पर 100 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ जाएगा 100 गोलियां, ठीक है। यानी इसमें 100 गोलियां, क्लियर हुआ भैया। अगर आप 100 गोलियां डालेंगे तो इसमें जो पानी का जो आयतन है वो इसके आयतन की 1/4 के बराबर बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है ना, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। मेरी बात समझ आ रही है। क्षेत्रफल
लंबाई चौड़ाई की बात हो तो उसकी जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर इसमें मेजर करते हैं। जहां क्षेत्रफल की बात होती है उसका यूनिट किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। जहां आयतन की बात होती है वहां पर किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब ये होता है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कुल मिला के एक फार्मूला यूज किया गया है कि जो शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें भैया हमको पाई तो कुछ करना नहीं है, पाई की वैल्यू मत रखिएगा, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुल पानी का आयतन का मतलब होता है शंकु का आयतन, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ये जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही तो हमारा भैया इसमें पानी भराएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 100 गोलियां याद कर लीजिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और वाला देखिए, इसमें मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो इसको, अब ये होमवर्क है एकदम सेम टू सेम आपका उसी जैसा क्वेश्चन है बेटा, ये होमवर्क है। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि सर मॉडल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज सर बता दीजिए। एक बार रिक्वेस्ट करिएगा या कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। 5वीं का मैंने इसको किया और मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन है ऐसा नहीं है। हाँ, कहिए तो इसको भी करा दें, कमेंट करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा बेटा, दोनों क्वेश्चन आप आ सकता है। ठीक है, और आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ये वाला देखेंगे, इसमें अथवा करके चौथे का ये वाला करिए या चौथे का ये वाला करिए। हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल हमेशा एक पूछा जाता है भैया। 500 लाइक, चलिए 500 लाइक ले आपको नहीं करना पड़ेगा। जो जितने बच्चे यहाँ पर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लगातार देख रहे हैं कि आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो बच्चे संजीवनी बैच से जुड़ना चाह रहे हैं ना, ये रहा आपका बैच। और इसके फीचर्स ये हैं कि अगर आप अभी से भी फर्स्ट डिवीजन पाना चाह रहे हैं, एटलीस्ट खराब से खराब कंडीशन में, जिन बच्चों की तैयारी शुरुआत से हो तो बहुत अच्छी बात है, खराब से खराब कंडीशन में अभी आप फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है भैया। अगर हमारे संजीवनी बैच से जुड़ते हैं, आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी तुरंत मिल जा रहा है। ठीक है, स्मार्ट लेक्चर भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो और साथ में कोशिश करिए कि मेरे साथ आप सॉल्व करिए टॉप 100 क्वेश्चन आंसर, अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन भैया, 3 गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन स्पेशल ट्रिक के साथ मात्र 499 रुपए में। ये शुरू के 500 छात्रों के लिए, ये लास्ट के आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक बैच ओपन रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि मरते दम तक रहेगा, चीजें अपडेट होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर देख लेंगे। ये क्वेश्चन तो हमेशा ललन टॉप प्रश्न है, फिगर वाले क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। क्लियर हुआ? आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का। देखिए, बहुमंजिल भवन का मतलब होता है उसमें कई मंजिला है, 3, 4, 5। हम लोग गांव में 2-3 मंजिला में काम हो जाता है, अधिकतम 3 मंजिला हो गया तो बहुत अमीर माने जाते हैं। गांव में बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, शहर में 3 मंजिला 4 मंजिला बना के लोग रेंट पे दे देते हैं। 5 मंजिला बना दिए, उनका क्या जाता है। ठीक है, 6 मंजिला बना के लिफ्ट लगा दिए, रेंट पे उड़ गया, पैसा कमा रहे हैं। गांव में लोग रहने वहने के लिए कामर बनाते हैं, दिखावे के लिए, तो ठीक है 2-3 में। लेकिन बहुमंजिल का मतलब है भैया उसमें कई, यहाँ पर बहुत बड़ा, यानी हम मान लेते हैं बहुमंजिल भवन क्या है, एबी है। ठीक है, एबी क्या है, एक बहुमंजिल भवन है, आपको लिखना पड़ेगा। और ये भवन कहाँ बनेगा, जमीन पर ही तो बनेगा। ठीक है, ये जमीन है, इस जमीन पे हमने क्या बनाया, एबी बहुमंजिल भवन, यानी 3, 4, 5 मंजिला वाला। और साथ में क्या है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक छोटा सा घर है भैया जिसकी हाइट 8 मीटर है, ए, और इसको मान लेते हैं C, D। ध्यान से, इसकी हाइट कितना है, इसकी हाइट क्या है, 8 मीटर है। इसको ध्यान देंगे, इसकी हाइट क्या है भाई, इसकी हाइट क्या है, 8 मीटर है। क्लियर हुआ? अब इसको भी आप यहां से मिला देंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी ABC, और यहां पर हम कर देते हैं D, ABCD, और यहां पर कर देते हैं बेटा E। मेरी बात, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पॉइंट E। तो कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहां से देख रहा है, आदमी कहां बैठा है, कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से, मतलब
ये हमारा बहुमंजिल भवन, ध्यान से इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा खेल क्या है। माना भाई, माना क्या है भाई, ए बी जो है, ए बी क्या है, बहुमंजिल भवन है, यानी कई ठो मंजिला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुमंजिल भवन है, ठीक है, बहुमंजिल भवन है, इसको आपने मान लिया, ठीक है, बहुमंजिल भवन, क्लियर हुआ। तो अगर भाई ये बहुमंजिल भवन है तो ये उसका शिखर होगा, यानी ऊपर वाला पॉइंट, और ये क्या होगा, उसका निचला है। तो यहां से कोई बैठा हुआ है, तोता, ठीक है, उल्लू ही कोई बैठा हुआ है, और यहां से क्या कर रहा है बेटा ना, तो यहां से सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख, अगर मकान की बात करेंगे तो मकान का ये शिखर वाला हिस्सा होगा, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, शिखर को देख रहा है, यानी शिखर को जब देख रहा है बेटा, तो यहां से जो इसका अनुमान कोण है, ठीक है, वो कितना बन रहा है भैया, सबसे पहले अनुमान कोण यहां पर बन रहा है 30 डिग्री, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर वहीं से क्या कर रहा है, इसके तल को, यानी ये मकान का जो बॉटम पॉइंट है, जब बॉटम पॉइंट को देख रहा है ना बेटा, ये बॉटम पॉइंट को देख रहा है, तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण है ये बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है, बस हो गया सवाल। तो ये 45 डिग्री है, आप सभी को पता है कि यहां से हम मिला देंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज फिर से हमारा 30 डिग्री ही हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, और ये चीज हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो मकान है चाहे कुछ भी हो, पीसा की झुकी हुई मीनार के अलावा बाकी सारी चीजें क्या है, वर्टिकल होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। और ये चीज आपको हमेशा करना पड़ेगा बेटा, ये चीज आपको हमेशा करना पड़ेगा कि जहां पर आप जहां से भी देख रहे हैं वहां से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ, ये कैसी लाइन है भाई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे भाई, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, बस हो गया सवाल। पूछ क्या रहा भाई, इसमें आप कुछ करना नहीं, आप सवाल देखिएगा, कह रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये वाला, ये पूरा मकान, ठीक है। तो माना इसको आप मान लीजिए, माना ए बी की जो हाइट है, यानी ए बी की पूरी जो हाइट है h मान लीजिए, ठीक है। अगर बेटा इस पूरे चीज को आपने h मान लिया, इस पूरे चीज को अगर आपने h मान लिया भाई, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये बताइए कि अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। देखिए फिगर में ही सब कुछ आपको मेंशन है, अगर ये 8 मीटर है, ठीक है, तो बताइए ये कितना होगा, ये h-8 नहीं हो जाएगा, इतनी लंबाई h-8 नहीं हो जाएगा, बताइएगा, ये चीज बताइए। अगर ये पूरी लंबाई को मैंने h माना है और ये 8 मीटर है, समझिएगा सब फिगर में ही है, सब फिगर में ही आपको समझ में आ जाएगा, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, तो ये क्या h-8 नहीं होगा, ये लंबाई। तो BE क्या है भाई, तो यहां पर आप साफ साफ देखेंगे, क्योंकि CD हमारा कितना है, क्योंकि CD की जो लंबाई होगी वो AE के बराबर, बस लिख लीजिए ना, AE कितना हो जाएगा भैया, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। इसलिए हमारा जो है यहां पर देखा जाए BE की जो लंबाई हो जाएगी, BE की लंबाई हो जाएगी h-8, ये मीटर, कहां से, तो आप चित्र से, ये चित्र से, कहां से हो रहा भैया, ये चित्र से, बस हो गया, अब कुछ करना ही नहीं। कह रहा दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए, अरे एक ही मकान है और एक ही मकान है, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है भैया, तो हम मान लेते हैं x है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। ये भी माना, खूब मान लीजिए, जितना मानना है मान लीजिए भैया। माना यहां पर दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, AC, ये हो जाएगा x मीटर, बस हो गया। दोनों मकानों के बीच की दूरी को हमने क्या माना भाई, x मीटर माना है। अब समझिएगा ये चीज क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल क्या होगा, यहां पर हम सबसे पहले लेंगे A, B और C, बड़ा वाला A, B और C बड़ा ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको इन ट्रायंगल, यहां बहुत आसान है ये इन ट्रायंगल, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, इन ट्रायंगल ABC आपको बताना पड़ेगा। ABC में अगर आप देखेंगे बेटा tan 45 डिग्री अगर अप्लाई कर देंगे, tan 45 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा लंब, यानी AB लंब अपान में आधार हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भैया AB अपान में हो जाएगा ये AC, और AB का मान है h और AC कितना है x, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है भाई, h/x हो जाएगा, तो यहाँ पर ला देंगे x = h हो जाएगा,
h इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, ये चीज। इसमें कोई समस्या? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन करके खुश हो जाते हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर BDE में, अब ठीक है बहुत आसान हो गया। अब ट्रायंगल देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा BDE में, बस हो गया। BD में क्या भैया, tan, ये भी वही काम हो जाएगा, ये भी x से ही तो होगा। अगर ये लंबाई x, देखिए फिगर्स, अगर ये x है तो क्या ये भी ऊपर वाला भी तो x होगा, कि वो कुछ अलग हो जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, बस हो गया। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखा जाए तो tan 30 डिग्री हो जाएगा भाई, tan 30 डिग्री यहां पर लंब अपान में आधार, लंब हमारा हो जाएगा बेटा BE और आधार हमारा फिर से हो जाएगा ED, इसमें कोई समस्या नहीं। BE का मान हो जाएगा h माइनस 8, h माइनस ED हमारा हो जाएगा x। tan 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 8/x, बस हो गया। यहाँ पर h बराबर x है, आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, और यहाँ पर h ये है हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ? बस हमें दोनों निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1 से जहां यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर देंगे x, ठीक है भैया, ये हो जाएगा √3, ये h माइनस 8, x की जगह हम रख देंगे h, दोनों निकालना है ना, √3 यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 8। क्लियर हुआ? तो इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये h इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3 इंटू h माइनस 8/√3, बस हो गया। हमें h निकालना है तो इसको इधर ला देंगे, 8/√3 हो जाएगा, ये √3 इंटू h, ये h को इधर ढकेलेंगे बेटा, h हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 1। जितना h आएगा उतना ही x आएगा, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये h का मान क्या किए देखिए कि समझिएगा, √3 का h में मल्टीप्लाई किए बेटा, √3h हो गया, फिर इसमें माइनस है तो माइनस कर दिए, 8 में किए 8/√3। हमें h बताना है तो h को एक साइड करिए ना। क्लियर हुआ? तो यहां से h का जो मान हो जाएगा बेटा, h का मान हो जाएगा 8/√3 अपान में यहां पर हो जाएगा √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है परिमेयकरण कितना आसान होता है, इसमें √3 माइनस 1 है तो इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई, और ये हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 को फिर भाग देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर √3, ये हो जाएगा बेटा मीटर, आपका आंसर हुआ। कुछ स्टेप हम खा गए, और x का मान भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना h होगा उतना ही x होगा, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो हमारा जो है x भी आ जाएगा उतना ही, 4 ब्रैकेट में यहाँ पर 3/√3 मीटर, ठीक है। और h तो हमारा वो भी निकला है 4 ब्रैकेट में कितना निकला है भाई, 3 प्लस √3। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया? ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही है ना, थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, थोड़ा क्षैतिज बना लीजिए, ये चीज आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये चीज, ठीक है भैया। तो ये आपका, ये कुछ लिखने उखने वाला पे भी नंबर होता है, और फिगर पे भी नंबर मिलता है, आपके सॉल्यूशन पे भी नंबर मिलता है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, 2 ट्रायंगल आपको यूज करना है, और जो आपके मैंने सामने, ऐसा नहीं कि मैं सारा चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, ये चीज, ये वाला और ये वाला, ठीक समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप 1-2 बार हल करके जाएंगे ना, और आपके सामने जब इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आप पढ़ के गए हैं, और आप अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि अथवा करके है, ठीक है। तो आप इसको जरूर करिएगा बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही देखिए, 6 नंबर वाले प्रश्न आपको 3 आते हैं, 6 18। अगर 18 है और 20 अंक बहुविकल्पी, अगर 20 सही कर दिए, 20 18 38 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा,
ठीक है। 28 में 30 में बच्चा गिरते पड़ते, अगर आपका स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस है तो 28 29 मिल ही जाता है। अगर 18 20 38, ठीक है, 38 और प्लस 28 नंबर हम जोड़ के चलें तो 8 8 16 3 गुना के 6 76 नंबर तो ऐसे हो गया। बाकी अभी 1 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाले भी प्रश्न है, 4 नंबर वाले भी, ठीक है। फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अथवा करके या तो ये वाला करेंगे या तो ये वाला क्वेश्चन। फिर से ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 18 नंबर का भैया हमेशा आता है और ये बहुत ही आसान होता है। इसको देखिएगा, सॉल्यूशन देखेंगे भाई। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मजा आ रहा है? ये सारे क्वेश्चन नए नए टाइप के प्रश्न, अगर आप इसके पहले हल कर चुके हैं कोई बात नहीं, एक बार और हो गया, अगर 2 बार हो गया तो तीसरी बार रिवीजन तो ही करना है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा 2 अंकों से कि एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटना पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? 2 होंगी, अभी बता रहे हैं, अभी समझिएगा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर 2 अंकों की संख्या हम बात करते हैं जैसे 45, 2 अंकों की संख्या कोई भी ले लीजिए, 45 ले लीजिए, ठीक है, 24 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहां पर 95 ले लीजिए, 2 अंकों की संख्या। तो इसमें जो है किसी भी संख्या अगर 45, तो इस संख्या का जो निर्माण होता है, यानी यहां पर 5 ये इकाई का अंक कहलाता है, यानी इकाई का अंक में 1 का गुणा करते हैं और दहाई का अंक यहाँ पर उसमें क्या करते हैं 10 का गुणा, 5 का गुणा ये 1 में करेंगे 5 और इसमें कर देते हैं 40, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये आ जाता है 45। यानी कोई भी संख्या का जो निर्माण होता है, संख्या के बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इकाई के अंक और दहाई के अंक का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं 95 की बात ही करें तो इसमें यहाँ पर जो इकाई का अंक 5 है उसमें 1 का गुणा, दहाई का अंक क्या भाई 9 है तो उसमें 10 का गुणा, तो यहाँ पर 5 एकम 5 और इसमें कर देंगे 90, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 95, ठीक है। उसी तरह से 3 अंकों की संख्या का भी बनने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 426 है तो कैसे बनता है भैया, इसमें इकाई का अंक में 1 का गुणा, ठीक है भैया, इसमें दहाई का अंक में यहाँ पर 10 का गुणा और यहाँ पर हो जाता है 4 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाता है 400, तो ये हो जाएगा, अगर आप ऐड कर देंगे तो ये फिर से 426 हो जाएगा। अब समझ में आया? अगर किसी भी संख्या के किसी भी अगर आपको संख्या बनाना है, अगर हम ये कहें कि उसका इकाई का अंक, जरा बताइएगा, ये सवाल अगर आपने सीख लिया, ये एक सवाल एकदम फिक्स है, इकाई का अंक अगर हम कह दें बेटा कि x है और उसका दहाई का अंक क्या है, ठीक है, दहाई का जो अंक है, जो दहाई का अंक है बेटा वो क्या है, दहाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अगर संख्या बनाना है तो क्या हो जाएगा, अगर हमें एक संख्या बनानी है, अगर हम ये कह दें कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो भैया दहाई के अंक में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे और इकाई का अंक में आप 1 का गुणा कर देंगे, वो हमारी संख्या बन जाएगी। तो संख्या निर्माण हो गया, यानी हमारी संख्या हो गई 10y + x। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, इसमें कोई समस्या? तो ये सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ठीक। अब कोई भी बच्चा इस सवाल को लगा लेगा, बच्चा लगा लेगा, बहुत ही आसान हो गया। कह रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66। अरे भैया अगर 45 है, अगर आप अंकों को उलट देंगे, यानी पर इसको जो इकाई का अंक है दाएं पे कर दीजिए, यही ना होगा, 54 ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कोई संख्या मान लीजिए ओरिजिनल है, उसके अंकों को पलट देने पे जो संख्या बननी है उसको ऐड करना है, 66 आना चाहिए। अभी देखिए कह रहा है ऐसी संख्या है, यदि संख्या के, तो आप क्या करें, संख्या डायरेक्ट नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि माना, ठीक है बेटा मेरे साथ सॉल्व करिए, माना संख्या का क्या भैया, संख्या का जो इकाई का अंक है, यानी यूनिट प्लेस का जो अंक है, इकाई का अंक, ठीक, इकाई का जो अंक है यहां पर हमने माना इकाई का अंक क्या है x माना, एवं इसको समझिएगा बेटा, एवं दहाई का जो अंक है, दहाई, ठीक है, जो दहाई का अंक है वो क्या हमने माना है, माना y है और इकाई का अंक को हमने क्या माना x। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी
ठीक है भैया। इसलिए हमारी ओरिजिनल संख्या जिसको हम बोलेंगे मूल संख्या, ये हमारी हो जाएगी मूल संख्या, यानी दहाई का अंक में 10 को गुणा कर देंगे यानी 10y, और इकाई का अंक में यहाँ पर तो 10y + x हो जाएगा। ठीक। अच्छा, संख्या के अंकों को पलट दीजिए तो भैया संख्या के, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर ये सब ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें लिखना पड़ता है, और मैं डायरेक्ट ना लिखूं और डायरेक्ट कर दूं तो आपको समस्या होगा, और आपको समस्या होगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा है कि कम ही क्वेश्चन कराएं, लेकिन इतना बेहतरीन तरह से कराएं कि उसमें इफ बट वाली बात नहीं। संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है भैया, पलटने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या क्या, पलटने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी भाई, मैंने अभी भी बताया कि अगर आप इकाई का अंक y हो जाए और दहाई का अंक x हो जाए, तो अब जो नई संख्या बनेगी यानी ये 10x + y हो जाएगी भाई, ये चीज आपको बता रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब देखिए जो हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या हमारी 10y + x है, और संख्या के अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बननी वो 10x + y है। कह रहा है इन दोनों को बनी संख्या का योग क्या भाई 66 है, यानी इन दोनों को जोड़ दें, यानी दो अंकों से एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या, अंकों से संख्या बनता है, जैसे शब्द बनते हैं वर्णमाला से, ठीक है, वर्णमाला हमारा क्या है भाई, तो प्रश्नानुसार क्या है भाई, प्रश्नानुसार यानी जो पहला कंडीशन है, प्रश्नानुसार हमारा क्या है, प्रश्नानुसार यानी पहली जो ओरिजिनल संख्या यानी 10y + x, और अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनी है यानी 10x + y, इनको जोड़ने पे 66 हो रहा है। यहाँ पर 10y है, x को पहले जोड़ दीजिए, ये 1x है, ये 10x, कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, ये 10y है + y है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 11y = 66, और 11 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x + y 6 से भाग दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1, बस हो गया। अब देखिए एक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपने इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक y माना है, बेटा इसमें से कोई एक, जैसे हम बात करते हैं इकाई का अंक आपने 5 माना है, ठीक है, 45 है और दहाई का अंक में 4, इसमें इकाई का अंक हम देख रहे हैं कि बड़ा है, वो 5 > 4, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसी को 54 कर दें, इसी को 54 कर दें, तो इकाई का अंक छोटा हो गया, दहाई का अंक बड़ा हो गया, तो इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आप इसमें आपको ये भी मानना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि माना इकाई का अंक क्या है भाई, बड़ा है दहाई से। अगर हम देखिए बच्चा, ये तो आप मानेंगे कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, साथ में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि x > y, यानी इकाई का अंक बड़ा है भाई दहाई से, ताकि एक कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, 18 नंबर की बात हो रही है, ये फिर से भैया प्रश्नानुसार, यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, फिर से देखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर अंकों का अंतर क्या है 2 है, निश्चित रूप से दो संख्याओं का अंतर क्या है 2 है, यानी एक धनात्मक संख्या है, दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस एक धनात्मक संख्या है, तो इसका मतलब हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया गया होगा। समीकरण नंबर यहां पर कर देंगे, ये कर देंगे समीकरण नंबर 2, बस हो गया। एक समीकरण ये है समीकरण, x और y निकलते ही हमारा संख्या निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा। समझ में आया? इसमें किसी को कोई समस्या भाई? बहुत अच्छा है। अब समीकरण 1 को 2 को हल करने पर, ठीक है भैया, समीकरण 1 दोनों यहां पर लिख लीजिए ना, समीकरण 1 यहां पर 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत है? x समीकरण 1 से क्या भाई, x + y = यहां पर हो जाएगा 6, यह है समीकरण नंबर 1। दोनों का आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, बहुत आसान है। इसको ऐड कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि -y + y x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 2 + ये 8 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 4। x का मान अगर 4 है तो y का मान क्या हो जाएगा भाई, बहुत आसान है 2 है। क्यों? क्योंकि x का मान 4 है तो y का मान 2 होगा, तब बना दोनों को जोड़ने पे 6 होगा तो हो गया। इसलिए ठीक है, इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी संख्या, तो हमारी संख्या क्या है भाई 10y + x है।
हमें क्या पूछ रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 2 होंगी। अभी देखिएगा संख्या क्या हो जाएगी 10y। 10 क्या है भाई, y का मान कितना है 2 है और x का मान कितना है 4 है। 10 गुना के 20, 4 24, तो ये हो जाएगा 24। ये अगर बेटा अपनी सुविधा के लिए अगर आप ठीक है, अगर आप y ग्रेटर देन x मानेंगे, आप अगर y ग्रेटर देन x मानेंगे, यानी आपने ये माना कि दहाई का अंक बड़ा है, तो यकीन मानिए जो आप क्या करेंगे, तो यहां से आपको ये करना पड़ेगा कि ये y माइनस एक्स जो हो जाएगा ये 2 आएगा, और जब y माइनस एक्स ये हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू बेटा यहाँ पर 6 होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, ये 2i हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, y का मान इस बार 4 आ जाएगा और x का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस बार जो आंसर होगा तो यहाँ पर 42 हो जाएगा बेटा, इस बार जो आंसर होगा 42 हो जाएगा, यानी 24 या 42 दोनों संख्याएं हमारी कंडीशन को संतुष्ट करेंगी। आंसर में हमारा बेटा ये हो जाएगा, आंसर में हमारा 24 होगा या अथवा करके दोनों कंडीशन हो सकता है 42। ये डिपेंड करेगा 24 कब आएगा, जब आप इकाई का अंक ग्रेटर देन मानेंगे दहाई के अंक से, और 42 कब आएगा, जब आप दहाई का अंक बड़ा मानेंगे इकाई से। आप देखिए ना बेटा, इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक क्या है 2 है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक ग्रेटर देन, ये इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर छोटे बच्चों को भी मैं समझा दूं अच्छे से ना, तो वो भी बच्चा समझ जाएगा, बशर्ते आप समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि मैं अभी सवाल करा रहा हूं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए आपके मॉडल पेपर के प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना किसी भी हालत में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अदरवाइज ये संजीवनी बैच में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। ये कब है भाई, जब आप, ये कब होगा, जब यहां पर y ग्रेटर देन x होगा। ठीक, ये वाला, ये समझ गए, इसमें कोई समस्या? ये वाला भी कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग सेट में आ जाए, इसको भी कर लीजिए। उम्र वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है भाई। सॉल्यूशन देखेंगे, ये हर बार मैंने कराया है भाई। कह रहा नूरी और सोनी की आयु ज्ञात की। वर्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, जो शुरुआत होता है, वो हमेशा आखिरी लाइन से होता है। आखिरी लाइन में क्या पूछता है उसी को मान लेते हैं। माना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, माना भाई ये आपके वर्ड प्रॉब्लम का है, माना नूरी की, ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा है तो हमेशा वर्तमान आयु, माना नूरी की जो है बेटा वर्तमान आयु, यही आपको मानना है। वर्तमान आयु हो जाएगा भाई, वर्तमान आयु जो हो जाएगा ये हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। एवं क्या होगा भाई, और सोनू की, ठीक है, यहां पर जो सोनू की जो वर्तमान आयु है, जो सोनू की वर्तमान आयु है भाई, यहां पर जो सोनू की वर्तमान आयु है ये y वर्ष मान लीजिए, बस हो गया। ये सवाल जैसे आपने ये किया वैसे ये सॉल्व हो गया, इसमें कोई आप जान नहीं बचा। तो अब देखिएगा केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 भाई क्या कह रहा है, दोनों सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में एक ही करना है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके पेपर में कहीं पर ये दोनों प्रश्न अलग अलग, ये आता रहता है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की तिगुनी है, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व की नूरी की, ठीक है बेटा, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु कितनी हो जाएगी भाई, नूरी की जो आयु बस लिखना है इसमें, अरे नूरी की आयु कितना हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, इसमें कोई समस्या नहीं, महीना नहीं लेना है, ठीक। अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 घटी है तो क्या इसमें क्या हो गया भाई, हाँ, तो क्या सोनू की भी आयु, तो सोनू की भी तो आयु घटेगी। अगर हम कहें कि 5 वर्ष पूरी दुनिया में जितनी भी सबकी उम्र है 5 वर्ष पूर्व क्या रहेगी, तो सबकी 5 वर्ष घटेंगे, ऐसा तो नहीं अगर हमारा 5 वर्ष घटेगा तो आपका नहीं घटेगा, आपका घटेगा तो मेरा नहीं घटेगा, सभी का 5 वर्ष कम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष, इसलिए यहां पर भैया 5 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा
5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगी, ठीक है, सोनू की जो आयु हो जाएगी, सोनू की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा यहाँ पर y माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, इसमें कोई समस्या नहीं, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो इसमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यानी जो पहली कंडीशन है भाई, जो प्रश्नानुसार ये हमारा देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या है यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है भाई, x माइनस 5 है। सोनू की आयु की तिगुनी, सोनू की आयु कितना है भाई, y माइनस 5 है। तो जो नूरी की आयु है वो 3 गुना है, किससे, सोनू की आयु से। तो अगर हम 3 का गुणा इसमें सोनू की आयु में कर दें तब जाके दोनों बराबरी हो जाएगा। ये 3 गुना है नूरी की आयु, ठीक है। तो अगर हम 3 का गुणा सोनू में कर दें ना, सोनू की आयु में अगर 3 का गुणा कर दें तब दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस करना ही हमारे जीवन का काम है। और गणित में तो हमें 3y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15, y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस 5 है, कांस्टेंट टर्म को उधर ढकेल देंगे, ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण x और y में देखिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल। आप देखिएगा कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है, अब 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। केस नंबर 1 समझ में आ गया। केस नंबर 2 देखिए भाई, केस नंबर, कोई भी चीज हम आपको रटा नहीं रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि डिटेल समझाया जाए, ठीक है। रटने से बेहतर है कि अगर आप समझने का प्रयास करेंगे बेटा ना तो ज्यादा बेहतर आप सीख पाएंगे। ठीक है। और ठंडी वंडी से थोड़ा बच के रहिए भाई, ठंडी तो गजब की लग रही है, गजब का माहौल बना हुआ है ठंडी का। 10 वर्ष पश्चात भाई क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात क्या है, 10, हाँ ठीक है 10, ये कैसा 10 लिखा रहा है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, बाद में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की जो आयु है, नूरी की जो आयु है, नूरी की जो आयु है वो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा भाई, x प्लस यहाँ पर 10, ठीक है, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। तो लगे हाथ 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की भी आयु तो वही हो जाएगी, सोनू की जो आयु है बेटा, सोनू की आयु भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10, इसमें कोई समस्या, y प्लस 10 वर्ष, दोनों की आयु 10 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएगा। अब क्या बोला कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, यानी नूरी की आयु क्या है बेटा, फिर से वही काम कर देंगे प्रश्नानुसार। इसका मैं आपको सॉल्यूशन ये संजीवनी बैच में जो का त्यों मिल जाएगा। नूरी की जो आयु है यानी x प्लस 10 है, और यहाँ पर क्या है भाई, सोनू की जो आयु है y प्लस 10 कह रहा है। अब कितना है, सोनू की आयु की दोगुनी है। किसकी आयु दोगुनी है, साफ साफ कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी है। तो भैया सोनू की आयु में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तब जाके दोनों के बीच में बराबरी होगा। ये 20 है ना तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो 20 है, ये 30 है तो ये 60 है। सोनू नूरी की आयु हमेशा दोगुनी है। अगर ये 15 है ना तो ये 30 है, तो हम किसमें गुणा करें तो बराबर होगा, इसमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 10, x प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, और ये फाइनली आ जाएगा 10, और फाइनली ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2 हो गया। एक समीकरण कहाँ गया भाई, हाँ एक समीकरण यहाँ छुपा हुआ है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। इस तरह से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी कितने बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। x और y यही तो पूछ रहा है, यानी नूरी की आयु पूछ रहा है और सोनू की। तो अगर प्रश्न में नहीं बोला है इसका मतलब दोनों की वर्तमान आयु ही पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न में अगर नहीं कहा तो दोनों के आपका प्रेजेंट एज ही पूछता है। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं इसने में, ठीक है। कहां पर है भाई, x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। जो दूसरा समीकरण है
वो है x माइनस 2y, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10। इसमें कोई समस्या नहीं, दोनों घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस खत्म, ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, माइनस 3y यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, ये माइनस 10 ये 20 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 20। और जैसे y का मान आया निकाल दीजिए, y का मान यहाँ रख देंगे, 20 तिहाई 60 और उधर लाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 50, ये सॉल्व हो जाए। x क्या है, x क्या माना है, मैंने नूरी की आयु माना है, सोनू की आयु क्या है भाई, सोनू की आयु कितना है 20 है, तो आपका आंसर हो गया ये 20 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 वर्ष है। आप कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों का आप चेक भी कर सकते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं, बस इतने में कर लेते हैं, बस इतने ही में चेक कर लेते हैं। 5, इसमें क्या बोला भैया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रहेगी 45, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी 15, तो 3 गुना है कि नहीं, ये 45 है ये 15 है, क्या भैया ये 3 गुनी है नूर की आयु। अच्छा 10 वर्ष पश्चात यानी 50 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये कितना 20 है तो ये 30 हो जाएगा। अब बताइए क्या नूरी जो अभी नूरी की आयु क्या है, दोगुनी है, और पहले क्या थी 3 गुनी, 5 वर्ष पूर्व। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये होता है वर्ड प्रॉब्लम का खासियत कि आप अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप क्लास है ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि भाई क्या ये सारी चीजें ठीक हैं, इस तरह के जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बीच बीच में वो आपको ठीक है, ठीक लग रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठीक है बोलते रहते हैं क्या। तो ये हो गया भैया लॉन्ग क्वेश्चन का काम, तो 18 अंक आपका हो ही गया लगभग। ये क्वेश्चन भी हम कराए, मैं इसको करा दें। माध्यक, अब आ जाता है 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 नंबर निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को करना है। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें 5 खंड करना है। इसमें एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 में से आपको 5 करना है, मतलब एक क्वेश्चन का आपको डिस्काउंट मिल गया। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो हमने हल कराया हुआ था। ये क्वेश्चन 2 संख्याओं का ये भी तो हुआ था। हाँ ठीक है, ये लगभग सारे क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन करा दें। 4 नंबर वाले प्रश्न भैया, 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरा आज पूरा का टारगेट था कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको, ये भी मैंने कराया, ये तो सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कराए थे, ये वाला इसके पहले हो गया था। ये वाला क्वेश्चन अगर हम कराएं माध्यक, ठीक है, जरा याद करिए जो माध्यक का फार्मूला होता है, जो मीडियन का फार्मूला होता है भाई, जो मीडियन का फार्मूला होता है माध्यक का, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। मीडियन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, माध्यक का जो फार्मूला होता है L प्लस यहाँ पर हो जाता है भाई N/2 माइनस CF अपान में F इंटू H, ये वाला फार्मूला आप। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है ना माध्यक में, ये चीज आपको निकालना होता है, L क्या होता है, N/2 क्या होता है, CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाला, F क्या होता है, H, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसमें हमको माध्यक दिया हुआ है यानी मीडियन दिया हुआ है 28.5, और यदि बारंबारताओं का योग 60 है, ठीक है, यानी सिग्मा जो n होता है बेटा ना, जो सिग्मा fi यानी बारंबारताओं का योग को ही n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो हमको दिया है 60। ठीक है, तो अगर 60 है तो यानी n का मान 60 है तो n/2 कितना हो जाएगा, यानी 60/2, ये हो जाएगा बेटा 30, यानी यहां से तो हमारा n/2 निकल गया। बारंबारता का जो योग है उसी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां से बेटा n/2 हो गया। ठीक है, अब हमको h क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल का कितना डिफरेंस है, 0 और 10, 10 20, 20 30, 10 10 का अंतर है, h का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। इसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ता है CF का यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का।
संचयी 12 भाई क्वेश्चन मैं कराया हुआ है। सांख्यिकी वाला अगर आप देखेंगे बेटा ना, सांख्यिकी वाला अगर आप चैप्टर देखेंगे 3 ही लेक्चर है। सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 लेक्चर में है। लेक्चर 1 जिसमें मैंने मीन डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में हमने आपको डिस्कस किया था मोड, और लेक्चर 3 में आपको मैंने डिस्कस किया था मीडियन। और ये 3 लेक्चर आप देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी की एक एक एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके जाएंगे, नहीं तो बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो ये लगभग आप सारे क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने हल करा दिए, और आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाएंगे। बिना मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप नहीं जाके बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। 2 लेक्चर में मैंने यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म कराए, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने आपके बहुविकल्पी प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न, और नेक्स्ट सेशन में 4 और ये तो हो गया, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने जो क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप जरूर ट्राई करिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा सर आपने जो क्वेश्चन छोड़ा था आप उसको करा दीजिएगा, मैं करा दूंगा बीच में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड लक।